हाँ जी हाँ जी दोस्तों, सुस्वागतम आज के अपने सेशन के अंदर। सर आज का सेशन ना देखो, सबसे पहले मैं बता दूं सर, जो बच्चे क्लियर हुए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो बच्चे रह गए हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है। सीए वाले कोर्स में आए तुम, बेसिक सी चीज़ें यार, सीए वाले कोर्स में आए हो, कुछ अटेम्प्ट लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बहुत से बच्चों के में से आए थे सर जो डिमोटिवेटेड है, तो देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीए कोर्स यार, सीए कोर्स के अंदर आए हो, अगर सब ऐसे एक ही बार में सीए बनने लग गए, तुम खुद सोचो ना सीए कोर्स की वैल्यू रहेगी नहीं ना। तो सीए कोर्स ही बहुत बेसिक है, तुम बनोगे 100% बनोगे तुम, बस तुमको कंसिस्टेंट मेहनत करनी है। जो एफर्ट तुमने पिछली बार करे थे उस बार उस एफर्ट से कम नहीं देने, ज्यादा ही देने। डिमोटिवेट मत हो कि सर हमने पिछली बार इतनी कोशिश करी तो भी नहीं हुआ। होगा कुछ गलती हुई होगी, नहीं हुई होगी, तो हो सकता है लक फैक्टर, किस्मत ने साथ नहीं दिया होगा। देखो दोनों चीजें होती है, मैं बिल्कुल मानता हूं। तो आपको मेहनत भी वापस 100% करनी ऐसा नहीं कि आप पिछली बार से कम मेहनत करो, ये मत रखना। प्लस साथ में आपको थोड़ा बहुत तो एक बार लक पे भी थोड़ी बहुत चीज छोड़नी पड़ेगी। सब अच्छा होगा, बस अब आप आपके हाथ में जो है वो करते जाओ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, लंबी होगी, पर मैं नीचे आपको इसकी टाइम स्टैंप दे दूंगा। जो भी आपको चीज रेफर करनी है आप टाइम स्टैंप से रेफर कर सकते हो, बाकी बेटर है पूरी वीडियो देखना। देखो पूरी बाउंस बैक स्ट्रेटेजी और साथ में 2 महीने का पूरा क्या होने वाला सब बताऊंगा, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट, जो भी सारी सब्जेक्ट है, सारी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा। और ऑडिट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हाँ वो टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा, वो टॉपिक भी शेयर करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट ये करना है, हर सारी सब्जेक्ट के बताऊँ, ठीक है। चलो आ जाओ। सबसे पहले सर अपन को क्वेश्चंस ये क्या क्या कि सिंगल ग्रुप देना है, बोथ ग्रुप देना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, प्लानर कैसा होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, कुछ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, पूरी सारी सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो मैं वीडियो ना थोड़ी सी जल्दी जल्दी बोलूंगा, थोड़ा तुमको ऐसा लगे कि सर इतनी जल्दी जल्दी में क्या भाग रहे हो। देखो क्योंकि कुछ बच्चों को जल्दी देखनी होती है वीडियो, ठीक है। तो अगर वैसे तो अगर तुम गए फिर भी अगर तुमको टाइम मतलब प्ले स्पीड का ऑप्शन देता ही है ना वो यूट्यूब, तो आप एक कम ज्यादा कर लेना, तुमको जो भी लगे। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी निकल जाए ताकि वीडियो थोड़ी छोटी रहे, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर, आपको सिंगल ग्रुप पे जाना चाहिए या बोथ ग्रुप पे जाना चाहिए। अब आपके पास लगभग लगभग 2 महीने बचे। देखो ये ना चीज ऑनेस्टली ये सब आपको एनालाइज करना पड़ता है। बच्चों के बहुत क्वेश्चन आए, पर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये आपको आपकी स्थिति मतलब आपकी सिचुएशन है वो देख के एनालाइज करना होगा। बट फिर भी मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आपका पहले रिजल्ट उठाओ, पहले वाला रिजल्ट उठाओ। और उस रिजल्ट के अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपको, लेट से आपने दोनों ग्रुप दिए थे, लेट से आपने बोथ ग्रुप दिए थे, और आपको लग रहा है कि आपका हर सब्जेक्ट के एक बार मार्क्स देखो, जैसे एफआर के मार्क्स देखो, एएफएम के मार्क्स देखो, ऑडिट के मार्क्स देखो, सेम वैसे डीटी आईबीएस के मार्क्स देखो। अब इनके मार्क्स में से देखो कि आपके कितने मार्क्स की कमी। अगर एफआर में आपके मार्क्स आए थे लगभग मान लो कि 60 मार्क्स आए, ऑडिट में लेट से 38 मार्क्स आए, ऑडिट एफएम 38 आए, ऑडिट में 38 आए, तो अगर ये सिचुएशन देखोगे, सेम डीटी अगर आप देखोगे इस टाइप से देखोगे, तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई एफआर में सिचुएशन अच्छी है, एएफएम में भी बस कुछ मार्क्स और ले आएंगे तो पास हो ही जाएंगे, ऑडिट में भी 2-5 मार्क्स का गेम ही है तो पास हो जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपका मार्क्स केवल 2-4 मार्क्स से ले रहे हो पर सब्जेक्ट में, या एग्रीगेट आपका 10-15 ज्यादा ज्यादा 20 10-15-20 इस मार्क्स से रहा हुआ है, ये ऐसे सेम यहाँ पर भी एग्रीगेट 10-15-20 मार्क्स से रहा हुआ है, मतलब मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 38 में पास होने के लिए 2-4 मार्क्स ही तो एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पे भी 2-4 मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट में भी 10-15-20-25 मार्क्स ज्यादा चाहिए। तो इस सिचुएशन में आई वुड सजेस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस यही रखना, बोथ ग्रुप दे दो, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है यार इतनी बुरी सिचुएशन नहीं थी, थोड़े मार्क्स से ही रह गए, तो बोथ ग्रुप दे देना। पर अगर आपको लग रहा है कि यार सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हुई हुई थी, ऑडिट में डायरेक्ट 15 मार्क्स आए, एफआर के अंदर डायरेक्ट ही सिर्फ 25 मार्क्स आए, एग्रीगेट देखूंगा तो एग्रीगेट के अंदर कम से कम 50-60 मार्क्स से रह रहा हूं, एग्रीगेट में 50-60 मार्क्स से रह रहा हूं, अगर लग रहा है नहीं बहुत सिचुएशन बुरी चल रही है, तो फिर सिंगल ग्रुप पे जाओ, ठीक है। अब ये बेसिक तुमको देखना पड़ेगा तुम्हारी सिचुएशन क्या है, ऊपर से एनालाइज कर लेना। और सबसे फर्स्ट चीज जो आपको पूरी करनी होगी, 2 चीज। सबसे पहले एक, जिनने एग्जाम दिए पुरानी, आप एक बार आरटीआई की नोटबुक से एक बार अप्लाई कर दो, आरटीआई से आपकी नोटबुक अप्लाई कर दो, ताकि आप आपकी जो पुरानी गलती हुई है वो गलतियां समझ सको। वो आएगी जब आएगी, अभी एनालाइज करेंगे बाद में जब आएगी, पर आप आपकी प्रिपरेशन शुरू कर दो, बस इसको अप्लाई कर दो आरटीआई की नोटबुक और प्रिपरेशन शुरू कर दो, बस उसके आगे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आप एक बार कर दो। अब सर सबसे फर्स्ट काम होगा आपका टाइम टेबल बनाना। सबसे फर्स्ट काम होगा आपका टाइम टेबल बनाना, कि टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए सर। एक मतलब टाइम टेबल आपको बनाना, कुछ बच्चे क्या होते हैं बिल्कुल ही हवा में चलते हैं, उनको टाइम टेबल का कुछ पता नहीं है कि कौन सी सब्जेक्ट कितने टाइम देना है, क्या करना है। फिर वो एंड टाइम तक पहुंचते हैं ना, तब पता पड़ता है हमारे पास टाइम ही कम बचा। नहीं, ऐसा मत करो। तुम सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ, और इस चीज से भी तुमको पता पड़ेगा कि तुम बोथ ग्रुप देने लायक हो, सिंगल ग्रुप देने के लायक हो। तुमको एक प्लानर मिलेगा भाई, सीधी बात है, ऑडिटर भी ऑडिट करने जाता है तो एक ऑडिट प्लान बना के चलता है, तुमको भी बना के
चलना पड़ेगा। 2 महीने का जैसे मैंने एक आपको बेस प्लानर शेयर करा, देखो ये ना अब तुम डिपेंड वीडियो कब देख रहे हो, तुम्हारे पास कितने दिन बाकी है, ये तुमको बेस प्लानर है, इसको 100% तुम नहीं उतार सकते अपने लिए, तुमको अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेगी, पर ये तुमको मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया जिसको बोलते हैं ढांचा। अब तुमको ना थोड़ी बहुत चीजें खुद के हिसाब से चेंज करनी है। अब तुम अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो ये प्लानर होगा, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो दूसरा प्लानर होगा, वो मैं तुमको दे दूंगा अभी, रुको। तो सर सबसे पहले अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2 महीने का क्या प्लानर अप्रोक्स होना चाहिए, ये देखो। फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन, 2 रिवीजन आपको करने हैं, और थर्ड रिवीजन करना है स्मार्ट रिवीजन, मैं बताऊंगा फुल रिवीजन नहीं, स्मार्ट रिवीजन। अब ये देखो, अब आपको देखना है कि आप वीडियो कब से देख रहे हो, जब से आपको देखना पड़ेगा आपका इतने दिन बाकी भी है या नहीं बाकी है, इतने दिन बाकी होने चाहिए। प्लस थर्ड रिवीजन के लिए भी आपको 4 डेज लगेंगे, 4 डेज थर्ड रिवीजन के लिए, प्लस 3-4 दिन आपको आईबीएस के लिए, तो 32, 21, 3-4 दिन और यहाँ पे 4 दिन, ये सारे दिन। तो जितने भी है, अगर आपका कम दिन बाकी है तो ऊपर आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा इस प्लानर को, ठीक है। आप जब भी वीडियो देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो क्या करना है सर, आप इस प्लानर का एक ढांचा बना के चलो कि एफआर का फर्स्ट रिवीजन आपको जो करना है वो 8 दिन में होगा, फिर आप सेकंड सब्जेक्ट ऑडिट उठाओगे, फिर आप थर्ड सब्जेक्ट डीटी उठाओगे, फिर आईडीटी, फिर ऑडिट, इतने इतने दिन में, तो 32 डेज में ही हो जाएगी। सेकंड रिवीजन आप एफआर नहीं करोगे, एफआर नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे मैं बताता हूँ। एएफएम में इतने दिन, डीटी में 3, आईटीटी में 3 दिन सर, क्योंकि अब आपके पास एफआर करने जितना वापस टाइम नहीं है कि आप एफआर को टाइम दो। तो आप क्या करोगे अब, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ गए, एग्जाम बहुत पास में आ गए, तो एफआर आप अभी मत करो, क्योंकि अब जैसे ही आपका सेकंड रिवीजन खत्म होगा उसके जस्ट बाद आपको एफआर ही तो पढ़नी है, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर एफआर है, आपका फर्स्ट पेपर एफआर है। तो आप एफआर अभी सेकंड रिवीजन में मत करना, आप जब फर्स्ट पेपर का प्रिपरेशन करो, एफआर की प्रिपरेशन करो, तब कर लेना उसको अच्छे से 7 से 8 दिन देके, 7 से 8 दिन देके। तो एफआर एक यहाँ पे रहोगे और फिर 7 से 8 दिन डायरेक्ट फर्स्ट पेपर में कर लेंगे, ठीक है। तो एफआर आप सेकंड डिवीजन में मत करना, ये चीज ध्यान रखना, टाइम कम पड़ जाएगा। फिर आप उस हिसाब से ये कर लेना टाइम पर, और सीक्वेंस यही रखना जो मैंने दिया है वाला, ठीक है। और सर आपको आईबीएस के लिए लॉ और एससीएमपी भी पढ़नी पड़ेगी, 3-4 दिन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम दे देना आईबीएस को। यहाँ पे मैंने आईबीएस नहीं डाला है, मैक्सिमम आपको 3-4 दिन देने, उसमें मेनली एससीएम और लॉ, एससीएमपी और लॉ पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट तो आपकी कराई गई है वही करना है। बाकी आईबीएस के अंदर ज्यादा केस स्टडी वगैरह सॉल्व मत करो, जनरली वो रिपीटेड नहीं होती है, कोई सेंस नहीं है। 1-2 केस स्टडी कर लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए, बाकी इतना ज्यादा मत जाना इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी आप ये कर लो। तो ये टाइम टेबल के हिसाब से चलना, फर्स्ट रिवीजन ऐसे करना है, सेकंड रिवीजन इस में करना है, फिर लो एससीएमपी भी आपको पढ़नी है, फिर थर्ड रिवीजन आपको क्या करना है, फुल रिवीजन नहीं है, अब अपने पास इतना टाइम नहीं बचा, अब आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। स्मार्ट रिवीजन मतलब जो भी आपको हार्ड टॉपिक लगते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं वो कर लो, सारी सब्जेक्ट के वो। जैसे सर एएफएम के अंदर ना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एएफएम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लो, हैंड रिटन प्रैक्टिस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने टिक करे होंगे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एएफएम में जितना हैंड रिटन प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपको पता पड़ेगा आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। तो एएफएम वैसी सब्जेक्ट में, एएफएम वाली सब्जेक्ट स्पेशली, वहाँ पे गलती बहुत करते हो आप, हैंड रिटन करते हो, तो उसको याद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाथ से करके जाना। एएफएम की थ्योरी भी सर एक बार कर लेना, एएफएम की थ्योरी भी अच्छे खासे मार्क्स दिला के जाती है आपको, अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं। तो ये लास्ट के क्या, क्योंकि 1.5 डेज के अंदर जब आप 1.5 डे में रिवाइज करोगे तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाथ से नहीं लिख पाओगे, उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा, तो आप पहले ही कर लो। थ्योरी भी उस वक्त इतनी अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो आप पहले ही कर लो, जस्ट एग्जाम के पहले कर रहे हो ये सब चीजें आप। अब ये 3-4 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू है, 3-4 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू है, इसीलिए तो एएफएम के क्वेश्चन कर लो। और कस्टम एफटीपी जैसे मेरे को खराब लगती है क्योंकि थ्योरेटिकल बहुत है, तो आप कस्टम एफटीपी भी अभी रिवाइज कर लो। तो कस्टम एफटीपी जब आप अभी रिवाइज कर लोगे ना, तो क्या एग्जाम के 1.5 डे में आपको टाइम नहीं लगेगा वापस से रिवाइज करते हो, क्योंकि आपने जस्ट अभी करी है, तो एग्जाम के 1.5 डे में फटाफट हो जाएगा। तो ये भी आप रिवाइज कर लो। ऑडिट भी एक बार 2 दिन में आप पूरी की पूरी रिवाइज कर लो, ऑडिट भी पूरी की पूरी रिवाइज कर लो। तो ये चीज है ना, ये थोड़ी हार्ड चीज है, उसके अलावा तुमको भी और कोई हार्ड या इंपॉर्टेंट लगे तो ये चीजें थोड़ी हार्ड है या फिर ऐसी है जो भूल जाते हो, तो आपने जस्ट एग्जाम के 5-7 दिन पहले कर ली, जस्ट एग्जाम के 5-7 दिन पहले कर लिया आपने ये, तो अब आपको याद रहेगा, जब भी आप एग्जाम का 1.5 डे रिवीजन करोगे तो आपको ये सब याद रहेगी, ये सब याद रहेगी, इसलिए ये सब कर लेना, एक स्मार्ट रिवीजन कर लेना। अब उसके बाद एफआर की प्रिपरेशन शुरू कर दो, कम से कम 5-7 दिन तो दे ही देना एफआर की प्रिपरेशन को, कम से कम 7 दिन दे दो। और एफआर का एग्जाम देके आने के पहले एक मॉक टेस्ट पेपर भी याद से दे देना, एक मॉक टेस्ट पेपर याद से देना है तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, एफआर की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। मॉक टेस्ट पेपर दे दो, हैंड रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी तुम्हारी, तो अच्छा जाएगा फर्स्ट पेपर, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, ठीक है।
और हैंड रिटन में याद रखना, अगर तुम मॉक टेस्ट पूरा नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते, जैसे सीएफएस का या फिर इंडेज 103 या 110 का क्वेश्चन एक आता ही आता है, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये हैंड रिटन प्रैक्टिस याद से कर लेना क्वेश्चन की, ये तो कम से कम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस हिसाब से टाइम टेबल बना लो, तुम्हारा बेस्ट होगा, इसको थोड़ा चेंज करके तुम बना लो। ये पीडीएफ भी मैं तुमको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर तुमको पीडीएफ दे दूंगा मैं, ठीक है। अब सर सेम 2 महीने का प्लानर, अगर केवल ग्रुप 1 स्टूडेंट दे रहे हो तो आपको उस हिसाब से प्लानर रखना है, बस ये स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं दे दूंगा, आप सारे टाइम टेबल में समझाऊंगा नहीं। ये ग्रुप 1 का प्लानर है, ठीक है, ये ग्रुप 1 का प्लानर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद सेम अगर आप ओनली ग्रुप 2 दे रहे हो तो ग्रुप 2 का प्लानर ही हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ग्रुप 2 में मैंने आईबीएस के लिए दिया, आईबीएस को अलग से टाइम दिया है, क्यों? क्योंकि सर आपको ग्रुप 1 की सब्जेक्ट भी एक बार पढ़नी पड़ेगी, ग्रुप 1 की सब्जेक्ट भी एक बार पढ़नी पड़ेगी, और साथ में लो और एससीएमपी को भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने आईबीएस में दिया आपको यहाँ पे कि आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप 2 का प्लानर अगर आपको है तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप के टाइम टेबल के प्लानर आपको सबसे पहले बना लेने हैं। अब सर बात करते हैं एफआर एफएम में बेसिक आपको कैसे पढ़ाई करनी है, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एफआर एफएम, इसको आप साथ में डीटी आईडीटी भी मान लो, मतलब जो डीटी आईडीटी इसमें भी ये भी ले लो, डीटी आईडीटी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एक तरह से, इनमें आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या सीक्वेंस रखना है, फिर उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब देखो सबसे पहले सर एफआर एफएम के अंदर आपको क्या करना है, वैसे सारी सब्जेक्ट में एक सेम चीज होती है कि आपको जैसे स्पेशली एफआर एफएम में एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक उठाना है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन कवर हो, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी कवर हो, आरटीपी के क्वेश्चन भी कवर हो, एमटीपी के क्वेश्चन भी कवर हो, और पास्ट पेपर भी कवर हो, और पास्ट पेपर एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक उठाओ जिसमें ये सब चीजें कवर हो, जिसमें ये सब चीजें कवर है, ये याद से कर लेना, ये याद से कर लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन बैंक साथ में रखना है, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो ठीक है। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आपको क्या करना है कि हमको मतलब क्वेश्चन बैंक में आपने फिल्टर नहीं करे हुए क्वेश्चन, आपको नहीं पता बहुत सारे क्वेश्चन है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो आप क्या करो, केवल आईसीआई का एसएम के क्वेश्चन उठा लो, आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन उठाओ, प्लस जो भी लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी और पास्ट पेपर, लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर, केवल इतने क्वेश्चंस कर लो, केवल इतने क्वेश्चन कर लो आईसीआई के स्टडी मटेरियल के, प्लस लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर, ये कर लो, मोर देन इनफ, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करने, ठीक है, बस काफी है। और एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर आपने बनाए रखा होगा, आई होप इसके बारे में मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, ठीक है। अब सर वही है सर, फर्स्ट डे से ही आपको क्या करना है, आपको ना आपका क्वेश्चन का फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर देना है, क्वेश्चन फिल्टर करना, कि आपने फर्स्ट रिवीजन करा, आपने क्वेश्चन फिल्टर कर लिया कि मेरे को नेक्स्ट रिवीजन में ये नहीं करना, नेक्स्ट रिवीजन करा फिर आपने वापस फिल्टर कर लिया कि एग्जाम टाइम पे आपको ये सब नहीं करना, क्योंकि आपको 1.5 डे पे सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन इजी लग रहा है या रिपीटेड टाइप है उसको काट दो, तो क्वेश्चन फिल्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। बस हाँ एक चीज ध्यान रखना, एफआर के अंदर आपको क्वेश्चन फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, एफआर क्योंकि 1.5 डे नहीं मिलता, एफआर में आप 7 से 8 दिन ले सकते हो, मतलब अगर क्वेश्चन तो फिल्टर ऑफकोर्स करने पड़ेंगे, 100% नहीं कर सकते, पर फिर भी आप इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन का जो आपको प्रेजेंटेशन रखना है ना, वर्किंग नोट एज पर आईसीआई बनाने ही बनाने, एज पर आईसीआई आपको वर्किंग नोट बनाने ही बनाने पड़ेंगे, जो वर्किंग नोट आईसीआई ने बनाए वो वर्किंग नोट आपको बनाने पड़ेंगे, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो वर्किंग नोट एज पर आईसीआई आपको 100% बनाने पड़ेंगे, आईसीआई ने जैसा वर्किंग नोट बनाया सेम आपको वैसे ही वर्किंग नोट बनाने पड़ेगा, उससे नहीं हिलना, वरना मार्क्स कटेंगे आपके, कट हो जाएंगे, वैसे सिंपल चीज है। लोग कुछ भी बोले, मेरे को पता है पेपर कैसे होते हैं भाई, बहुत जान पहचान वाले करते हैं, सिंपल चीज है। बाद में साथ में जो आप पेपर का सॉल्यूशन करोगे वो मेथड एज पर आईसीआई मेथड करना, आईसीआई ने जिस स्टेप से सॉल्व करा है वो स्टेप से करना, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उनका एग्जामिनर देखो मूर्ख बैठा है, अगर आपने आंसर फाइनल आंसर सही आ गया आपका, पर आपका मेथड अलग है, स्टेप्स अलग है, तो वो मार्क्स काट लेगा आपके, क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर बच्चे ने ये निकाला तो इसका इतना मार्क्स, फिर ये निकाला इसका मार्क्स, फिर ये निकाला इसका इतना मार्क्स, तो आपको पूरी स्टेप एक एक करके ऐसे मेथड से फॉलो करनी पड़ेगी। क्वेश्चन फिल्ट्रेशन मैंने बता दिया, साथ में सर हर एक क्वेश्चन पे आप लिख देना आपका मिस्टेक, कि आप जिस भी क्वेश्चन पे आप कर रहे हो, ये क्वेश्चन है लेट से, तो इस क्वेश्चन पे अगर मैं कोई बार बार गलती कर रहा हूं, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता था कि भाई मैं इस क्वेश्चन में ये गलती करता हूं, तो मुझे ऐसा नहीं करना, तो मैंने मिस्टेक यहाँ पे लिख दी, और साथ में अगर उस क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट तो भी मैं यहीं पे लिख देता था कि भाई इस क्वेश्चन में ये वाला एडजस्टमेंट नया है, तो ऐसे वाले एडजस्टमेंट को ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे वाले एडजस्टमेंट को ऐसे सॉल्व करना है।
तो अब मुझे क्या होगा, एग्जाम टाइम पे मुझे पूरा क्वेश्चन रेफर करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा क्वेश्चन रेफर करने की जरूरत नहीं है। मैं केवल मेरी मिस्टेक पढ़ लूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को करते हुए ये मिस्टेक करता हूं और इसमें मेन ये वाला एडजस्टमेंट है, बस काम खत्म। तो 1.5 डे में मुझे बहुत हेल्प करती थी ये चीज कि मैंने एडजस्टमेंट और मिस्टेक मैंने एक ही जगह लिख दी थी, मतलब उस क्वेश्चन के ऊपर। तो मैं बस वो क्वेश्चन देखता, ऊपर मुझे पता पड़ जाती ये गलती है और ये एडजस्टमेंट है, तो फिर बस हो गया, मेरे को इतना ही करना, मेरे को इतना ही करना। हालांकि जो क्वेश्चन पूरे एक बार देखने हो तो देखने पड़ेंगे, पर बाकी इतना ही होता है, ठीक है। हाँ, और साथ में जैसे मैं वही एग्जांपल के जैसे सीएफएस ऑडिट के क्वेश्चन होते हैं, सीएफएस के इतने बड़े बड़े इतने सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन सेम होते हैं सीएफएस के लगभग लगभग, बस उसके 2-3 एडजस्टमेंट ही तो नए होते हैं, हर क्वेश्चन में 2-3 एडजस्टमेंट नए होते हैं। तो पूरे क्वेश्चन क्यों वापस से करने, केवल उन 2-3 एडजस्टमेंट पे टिक मार लो, ये एडजस्टमेंट नया, ये एडजस्टमेंट नया, ये एडजस्टमेंट नया, और यहीं पे लिख दो कि इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा, इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा। तो बस तुमको फिर केवल पन्ने पलटने होंगे, फटाफट रिवीजन होगा एग्जाम टाइम पे, ठीक है सर। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर तो देना ही देना है, मतलब सारे क्वेश्चन तो देखो तुम हाथ से सॉल्व नहीं कर सकते और मत करना पॉसिबल भी नहीं है, तुमको बस उनको अच्छे से ऑडिट करनी पड़ेगी, उन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, सिंपल बात है। पर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पेपर तो याद से दे देना, कम से कम एक एमटीपी, अगर दे सको तो 2 दे देना, पर वरना कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर तो सबका लिख के सॉल्व करना। मॉक टेस्ट पेपर भी ये नहीं बोल रहा कि किसी के खरीदो, खरीदने की भी जरूरत नहीं है, तुम कहीं से भी जो तुमको सही लगे, कोई आईसीआई की उठा लो, किसी भी इंस्टीट्यूट के उठा लो, जो तुमको सही लग रहा है, बस कमरे में बंद करो अपने आप को 3 घंटे और चुपचाप लिखो, और खुद से इवेल्युएट करो कि जैसा आईसीआई ने एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया है, बाद में इवेल्युएट करना, जैसा आईसीआई ने एग्जैक्ट सॉल्यूशन दिया है सेम वैसा तुमने करा नहीं करा, बस तुमको सेम मैच करने की कोशिश करनी है, बात खत्म। तुमको पता पड़ेगा तुम लिखते वक्त कितनी गलतियां कर रहे हो, सेम सॉल्यूशन दे पा रहे हो, सेम वर्किंग नोट दे पा रहे हो, ये सब तुमको पता पड़ेगा उससे, ठीक है। और साथ में सही टाइम पे सॉल्व कर पा रहे। मॉक टेस्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मेरे रैंक आई थी सीए फाइनल में भी, फाउंडेशन वगैरह सब में आई थी, तो मेरे को सबसे ज्यादा हेल्प बताऊं ऑनेस्टली किस तरह की मॉक टेस्ट पेपर ने, मुझे मेरी गलतियां पहले ही पता पड़ जाती थी, तो जो गलती मैं यहां कर चुका हूं अब मैं एग्जाम में नहीं करूंगा। तो मॉक टेस्ट पेपर बहुत अच्छी चीज होती है, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा दो, सबसे ज्यादा इंप्रूव यही कराएंगे, ठीक है। और से मैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस भी बोलूं ना, तो जनरली आपको पासिंग मार्क्स जो मिलते हैं ना, वो केवल आईसीआई एसएम के क्वेश्चन कर लो, लास्ट 3 आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस कर लो। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, कितना भी हार्ड पेपर आ जाए, कितना भी, ये आपको पासिंग मार्क्स दिला ही देंगे। कभी भी पेपर इतना हार्ड नहीं आता भाई, कितना भी हार्ड आ जाए, आप मान के चलो 50 मार्क्स के क्वेश्चन तो कम से कम रिपीटेड आते ही आते, ये तो फिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता कि 50 मार्क्स के भी रिपीटेड क्वेश्चन ना आए, हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, कोई सा भी पेपर उठा लो, कोई सा भी। तो कम से अगर आप आईसीआईएसएम के क्वेश्चन और लास्ट 3 आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन अच्छे से करके बैठे हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, तो जैसे स्पेसिफिकली एफआर और एफएम की बात कर रहा हूं, तो आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता, देखो ये तो गारंटीड होता है, ठीक है। वर्स्ट केस में भी आप इतना कर लोगे तो हो जाएगा, बाकी आपको प्रिपरेशन अच्छी ही रखनी है, वो बात अलग है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं एफएम की, एफएम में 4x पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग, म्यूचुअल फंड, ये बड़े चैप्टर है, इनको आप स्टार्टिंग में निपटा लो, इनको आप स्टार्टिंग में निपटा लो। जैसे आप स्टार्टिंग में निपटा लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मेरे बड़े बड़े चैप्टर हो गए और अच्छा खासा मेरा कवरेज भी हो गया, अच्छा खासा कवरेज हो गया। साथ में सर एफएम में मैंने बोला थ्योरी भी आती है, एफएम में थ्योरी भी करनी पड़ेगी। एफएम की थ्योरी के अंदर केवल आपको हेडिंग और कीवर्ड याद करने, सब कुछ याद नहीं करना, केवल हेडिंग और कीवर्ड, बात खत्म। एफएम की थ्योरी में आपको क्या करना है, केवल हेडिंग और कीवर्ड याद करनी है, ठीक है, बस इतना याद करना, और बाकी की नहीं कि पूरे अंदर का डिटेल याद करने बैठे, अंदर कुछ भी लिख के आ जाओ, बस आप हेडिंग और कीवर्ड से लिख के आ जाओ, ठीक है। अब चलते हैं अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पे। सर एफआर की बात करें सबसे पहले मैं, सर एफआर के अंदर सबसे पहले बड़े चैप्टर जैसे ये हो गया 109 हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सीएफएस या बिजनेस कॉम्बिनेशन, 116 115 एंड जैसे इंडेज 116 जनरली 8 से 10 मार्क्स का आता है, 115 12 मार्क्स का आता है, एनालिसिस ऑफ एफएस भी आता है, बहुत बड़ा है पर 16 से 15 मार्क्स का आया था, मे 18 नवंबर 19 में भी। तो ये टॉपिक्स आप पहले कवर कर लोगे ना, आपका अच्छा खासा कवरेज आपका हो जाएगा, इनको अच्छे से कर लो, इनको एक बार अच्छे से कर लोगे ना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देंगे, सारे इंपॉर्टेंट वाले ये हो गए। फिर जो बचे हुए स्मॉल चैप्टर है उनमें सिर्फ आप मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लोगे ना तो भी काफी हो जाएगा, सिर्फ मॉड्यूल के कर लोगे, कोशिश करो कि सब कर लो क्वेश्चन, आईसीआई के सारे क्वेश्चन, एसएमआरटी पे सब कुछ कर लो, पर नहीं टाइम नहीं है ना, तो भी आप केवल मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। कौन कौन से सर, ये ए कैटेगरी में ये वाले जो भी है ये वाले, बी कैटेगरी में ये वाले जो भी है, सी कैटेगरी में ये वाले जो भी इंडेक्स है। अब ये लिस्ट में आपको स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ये सारे ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी वाले में आप, ठीक है। इसमें मॉड्यूल क्वेश्चन भी कर लोगे आप, हो जाएगा।
फिर सर एएफएम की बात करते हैं। एएफएम में ये एक कैटेगरी है जो लगभग आपके 60 मार्क्स यहीं पे कवर कर लेती है। पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड, एम&ए, एडवांस कैपिटल बजटिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल बजटिंग। बहुत इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत गंदा चैप्टर है। आप चाहो तो इसको एनडी एंड में कर सकते हो। मैं जनरली मेरे एग्जाम टाइम पे भी इसको एनडी एंड में रखता था। इसके कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ईजी है, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी है। कई कई पे फॉरेक्स रेट कन्वर्ट करके निकालना होता है। जो ईजी क्वेश्चन है वो कर लो आप एक बार। जो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं थे इसके, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे, वो कर रहे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, वो हार्ड है, वो गंदे कुट्टू है। एग्जाम टाइम पे तुम शायद वो कर भी नहीं पाओगे, तो वो तुम स्किप करना चाहो तो कर देना। वो तो एक आधी रिस्क तो तुमको ले सकते हो, थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो। बाकी जो इसकी इजी वाले क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। इजी वाले कोई रेट वेट निकालनी होती है वो सब, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन थे, पर तुमको ही पता होगा जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके ज्यादा नहीं है। क्रॉस करेंसी रेट निकाल के फिर कुछ निकालना होता था उसमें, यार मेरे को भी एग्जैक्ट ऑनेस्टली याद नहीं, बहुत टाइम हो गया। पर हाँ, उसके कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे और एग्जाम में आते भी थे, वो आप कर लेना। छोटे वाले क्वेश्चन कर लेना, मतलब छोटे वाले क्वेश्चन इसके याद से कर लेना, ठीक है। बड़े वाले चाहो तो छोड़ दो। फिर इसकी थ्योरी याद रख के कर लेना सर सारी, जैसे स्पेसिफिकली फाइनेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल सम भी आ सकता है। सिक्योरिटी एनालिसिस, इसका भी प्रैक्टिकल सम भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, तो ये कर लेना। और स्पेसिफिकली फाइनेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, इनके लिए आप क्या कर सकते हो, थ्योरी कैसे करनी है। जस्ट जो पास्ट पेपर है, आपके जितने भी पास्ट पेपर, मतलब जो भी क्वेश्चंस है आईसीआईएसएम के, जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस प्लस आरटीपी एमटीपी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्लस पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछे हुए, मतलब केवल क्वेश्चन कर लो थ्योरी के। आरटीपी एसएम में जो क्वेश्चन है, आईसीआईएसएम में जो क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी में जो क्वेश्चन है, और पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, केवल वो चीज आप थ्योरी में कर लो, वो चीज आप थ्योरी में पढ़ लो। पूरी मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप रोहित चिपर सर ने भी कोई थ्योरी का मटेरियल, वो क्वेश्चन बैंक निकाला हुआ है थ्योरी का, वो केवल वो कर लो, काफी हो जाएगा बस। उसके बाद जो सिक्योरिटाइजेशन है वो 5 मार्क्स की थ्योरी आना फिक्स होती है। स्टार्टअप में भी 5 मार्क्स की थ्योरी आना फिक्स होती है। तो बस आप चाहो तो इसमें भी सेम सिक्योरिटाइजेशन और स्टार्टअप फाइनेंस, इनके अंदर भी आप केवल क्वेश्चन बैंक कर लोगे, वैसे इनफ हो जाएगा। थ्योरी का क्वेश्चन बैंक कर लो, इनफ हो जाएगा। पर फिर भी अगर इसमें टाइम मिले तो एक बार आईसीआईएसएम की थ्योरी भी इसमें रीड कर लेना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसलिए एक बार आईसीआईएसएम की थ्योरी भी रीड कर लेना। बाकी ये थ्योरी इन सब की कर लेना, फाइनेंस पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस और ये सब कर लेना, ठीक है। ये एक कैटेगरी आपको 60 मार्क्स दिला देगी। फिर बी कैटेगरी में आपके डेरिवेटिव, सिक्योरिटी रिलेशन, फॉरेक्स, वैसे इजी है पर ये बड़े चैप्टर थे, इसलिए मैंने इसको बी कैटेगरी डाला है। बड़े बड़े चैप्टर है पर ये भी अच्छे से करने, ये भी अच्छे से करने हैं। सी कैटेगरी में आपके ये चैप्टर है, ये भी अच्छे से कर ही लेना, मतलब बस ठीक है। ये वाला चैप्टर शायद तुमको थोड़ा हार्ड लगता हो, बाकी बिजनेस वैल्यूएशन तो बहुत इजी होता है, बस ये। तो इस कैटेगरी वाइज तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सर ऑडिट की अगर मैं बात करूं, ऑडिट बहुत बच्चों का पेन पॉइंट है, अंडरस्टूड, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड सर। ऑडिट के अंदर बहुत सिंपल बात है सर, ऑडिट में आपको समझना भी पड़ेगा। इसकी मैं डिटेल, ऑडिट की जो डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो ऑडिट की मैं सेपरेट अटैच कर दूंगा। इसमें इस वीडियो में मैं इतना लंबा डिस्कशन ऑडिट के लिए नहीं कर सकता, पर एक मेन की पॉइंट्स बताता हूँ। समझना भी पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, वरना उसके बिना कुछ नहीं होगा। सबसे गंदी चीज बच्चे पता है क्या करके जा रहे हो, जो तुम करके जा रहे हो जिसमें से फेल हो रहे हो तुम लोग, देखो ऑनेस्टली, अब मैं किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट नहीं कर रहा। तुम क्या कर रहे हो, आजकल 100 पेज के नोट्स मिल रहे हैं मार्केट में, उन 50 पेज नोट्स के पीछे भाग रहे हो। 50 घंटे के अंदर कोर्स कैसे कंप्लीट कर ले, अरे भाई क्या पागलों वाली हरकतें कर रहे हो। फिर रिजल्ट भी तो फेल ही हो रही है ना यार, क्या मतलब निकल रहा है इन चीजों का। आईसी ये होता था पुराने जमाने में, जब आईसी पास्ट पेपर सेट करता था ना ओल्ड कोर्स में, जब होता था केवल 100 पेज कर लो स्पेसिफिक, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, केवल 50 घंटे के अंदर ऑडिट हो जाएगी। भाई नहीं होता, समझो अब क्या मतलब निकल रहा है, रिजल्ट खराब आ रहा है ना, मतलब ऑनेस्टली फालतू चीजें। ठीक है 100% पूरी मॉड्यूल कवर नहीं हो सकती, पर जैसे मेरी बुक ऑलरेडी 300 350 पेज की है, बच्चे बोलते हैं वो बड़ी दिख रही है। अरे भाई सीए फाइनल में तुम 350 पेज नहीं करोगे क्या। उन 350 पेज के अंदर क्वेश्चन भी कवर है, कॉन्सेप्ट भी कवर है। जिन बच्चों ने अच्छे से करी है उनसे पूछो, रैंक भी आई है, अभी मेरे स्टूडेंट्स के रैंक भी आई है। ऑडिट में 80 मार्क्स भी आई थी, जैसे मुझे हाईएस्ट मेरे याद है अभी तक तो वही मिले, AIR 10 आई थी, 80 मार्क्स, उसके 80 मार्क्स है ऑडिट में। उसने भाई प्रॉपरली लेक्चर देखे, ठीक है, उसने फास्ट ट्रैक बेस लिया था, जल्दी जल्दी देखे उसने हालांकि, फिर उसने जो बुक थी ना उसको अच्छे से रीड कर लिया। अब भाई 80 मार्क्स ऑडिट में, AIR 10, तो तुम समझो कैसे मार्क्स आते हैं वो चीज, इतना पीछे मत जाओ, मतलब इतना भी, मतलब चीजों को मत स्किप करो, इस चीज को समझो। तो ऑडिट आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू और केस सिनेरियो नहीं होंगे, आप चीजें स्किप नहीं कर सकते, और फिर रटना भी पड़ेगा। अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा समझना रटना, तो देख काम करो, लगभग मैं सही बात बताऊं ना, लगभग आपको 100% ऑडिट यूट्यूब चैनल पे मेरे फ्री मिल जाएगी, मेरे वाले बैच। एक फ्री फास्ट ट्रैक बैच है, मतलब 2-3 प्लेलिस्ट अलग अलग है, अभी देखो सही बताऊं तो 2-3 प्लेलिस्ट अलग अलग है, मैं उन प्लेलिस्ट को मर्ज करा दूंगा, सब प्लेलिस्ट को मैं मर्ज करा दूंगा।
तो मैं सॉरी मैंने वीडियो पॉज करी थी, तो हमें बोलो अभी ना जैसे अलग अलग मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई, जैसे फ्री फास्ट ट्रैक बैच की एक वीडियो, उसके अंदर कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं, कुछ ऑडिट रिवीजन नाम से लेक्चर पड़े हुए हैं, कुछ अलग ऐसे पड़े हुए हैं, वो डिटेल लेक्चर्स भी है। मैंने ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँ केवल रिवीजन लेक्चर, डिटेल लेक्चर भी मैंने यूट्यूब पे फ्री डाला। अगर आप खुद से कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज आप वो बैच रेफर कर लो फ्री वाला यूट्यूब पे। देखो परचेज करना तो आप कर सकते हो, मिनिमम कॉस्ट पे पड़ रहा है, वो एग्जाम ओरिएंटेड है, अगर आप जा सकते हो। उनके अंदर अपन याद भी पूरा मैं ही कराऊंगा, याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी है, समझाने की भी मेरी, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस प्रॉपर्ली देखना। पर नहीं सर अभी बैच वैच पे नहीं जाना, फ्री वीडियोस रेफर कर लो भाई और कुछ मत करो। तो मैं क्या करूंगा, अगर देखो वैसे कोशिश करूंगा मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना लूं पूरी ऑडिट की नई वाली, वो प्लेलिस्ट बना दूं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज फ्री फास्ट ट्रैक बैच की। और आप प्लेलिस्ट रेफर करना जो भी मेरे नाम की है, ज्यादा प्लेलिस्ट नहीं है अभी चैनल के अंदर, तो आप मेरे नाम की जो भी है उसमें आप देखोगे ना, डिजिटल ऑडिट, ईएसजी ऑडिट, ए से 800 की सीरीज, एसएई, एसआरएस, एसआरई, सब डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएंगे, प्रोफेशनल एथिक्स सब मिल जाएगा। बस जो मैं बोल रहा हूँ वो उसके अंदर करते जाना। मैंने उसमें समझाया भी है, रटवाया भी है, बात खत्म। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सर वही बोल रहा हूं मैं, जो भी चीज है ना, देखो मैं बोल रहा हूं आप 100% याद नहीं कर सकते। याद क्या क्या करना होता है, देखो मैं ओवरऑल कंक्लूजन बताता हूं ऑडिट का एक और। याद क्या क्या करना होता है सर, रटना क्या क्या होता है। रटना आपको वो होता है जो भी एग्जाम में आया आज तक, क्वेश्चन बैंक एक तरह से वो रटना होता है, ठीक है। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगते हैं या आपके टीचर ने बताया वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो केवल दो चीजें रटनी है, क्वेश्चन बैंक प्लस जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, क्वेश्चन बैंक प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये रटना है। तो सर बाकी चीज क्या करनी है, बाकी चीज अच्छे से समझो, रिमेनिंग चीज भी आपको समझनी है, रीड करो अच्छे से, रीड एंड अंडरस्टैंड करो, ठीक है। मैं उनको याद करने की नहीं बोल रहा, पर रीड एंड अंडरस्टैंड करो, क्योंकि आईसीआई एमसीक्यू पूछता है उनसे अच्छे खासे। तो रिमेनिंग चीज को आप रीड एंड अंडरस्टैंड कर लो, आपको कुछ नहीं करना भाई। आपको ना मेरी बुक अगर रेफर कर रहे हो तो मेरी बुक से कर लो, अदरवाइज आईसीआई का स्टडी मटेरियल कर लो, या फिर आप जिस भी ऑथर की बुक से कर रहे हो, बस इतना इंश्योर करना कि कवरेज पूरा हो, कवरेज पूरा हो, कवरेज से कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैं ये नहीं बोला पूरा याद करना है, रटना मैंने बता दिया, क्वेश्चन जो भी आए वो रटना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रखना है, उसके अलावा भी। पर ऐसा नहीं कि कवरेज छोड़ना है, उसके अलावा बाकी चीजें सर केवल रीड और अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो, बस काफी है। और क्योंकि उसके बाद एमसीक्यू केस सिनेरियो आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो समझना पूरा है। और सर जो मैं आपको बोलूँ ना फ्री फास्ट ट्रैक बैच वगैरह है, उन सबके सर काम करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उनके मैं आपको फ्री में बहुत सारे नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी है डिजिटल ऑडिट, ईएसजी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, ऐसे 800 ऐसे ये सर फ्री में साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब लेक्चर भी फ्री हो गया, नोट्स भी फ्री हो करा दूंगा तुमको। और तो क्या लोगे भाई, जान लोगे क्या, ठीक है। तो वो तुम बस उतना उतना कर लो, वीडियो भी मिल गया, नोट्स भी मिल गया, उतना उतना कर लो, काफी हो जाएगा, ठीक है। ये याद से कर लेना आप। चलो, तो अब आपको अंडरस्टैंडिंग, रट्टाफिकेशन दोनों करना पड़ेगा सर। बाकी आप टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, आपको मैं दे दूंगा ये सब नोट्स वोट्स सब, ठीक है। अंडरस्टैंड, रट्टाफिकेशन दोनों करना पड़ेगा। साथ में एक एमसीक्यू के लिए मैं आपको एक एमसीक्यू समरी बुकलेट शेयर कर दूंगा, कि एमसीक्यू समरी बुकलेट में मैंने क्या करा, जितनी भी आईसीआई की टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, जितनी भी आईसीआई की टाइम न्यूमेरिकल लिमिट है, सब चैप्टर वाइज एक साथ कंसोलिडेट कर दी, चैप्टर वाइज। प्लस जितने भी आईसीआई के एमसीक्यू है, आप पूरे एमसीक्यू नहीं कर सकते सारे के सारे एमसीक्यू, बड़े बड़े वाले, तो मैंने क्या करा, इतने बड़े बड़े एमसीक्यू 2-2 पेज के, उनको 2-2 लाइन में क्रक्स बता दिया, कि अगर ऐसा एमसीक्यू पूछेगा तो ये आंसर होगा, ऐसा आईसीआई पूछेगा तो ये आंसर होगा। तो वो क्रक्स आप कर लेना, वो भी मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। टाइम हो क्लासेस लेने का तो ही ले लेना, तो आपको वैसे भी बहुत रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाएगी। पर छोड़ो, अगर टाइम नहीं है तो आप यूट्यूब के लेक्चर देख लो, काफी हो जाएगा। पर मैंने बता दिया कवरेज पूरा आपको करना पड़ेगा। एक सबसे बढ़िया चीज सर ऑडिट में, कभी भी टच मत छोड़ना, सच्ची में ऑडिट से कभी टच मत छोड़ना। आप चाहे एफआर का टाइम टेबल चल रहा है, आप एफआर पढ़ रहे हो रोज, पर रोज के 30 मिनट या 40 मिनट या उससे कम ज्यादा थोड़ा बहुत ऑडिट का एक लेक्चर देख लो, या लेक्चर देखना है कोई सा भी मैराथन रिवीजन लेक्चर देख लो, मेरा देख लो, या जिस भी फैकल्टी का आपको जम रहा है, रोज का रात को सोने के पहले एक बार वो वीडियो देख लो। या फिर खुद से करना है तो रोज के 30-40 मिनट खुद से पढ़ लो, ताकि ऑडिट से आपका टच नहीं छूटे। एक बार ऑडिट से टच छूट गया ना, फिर वापस जीरो से शुरू करना पड़ जाएगा, जीरो से याद करना पड़ जाएगा। तो इसलिए ऑडिट से टच नहीं छूटे, इसलिए 30 से 40 मिनट रोज की ऑडिट आपको पढ़नी पड़ेगी। रोज की मतलब रोज आपको ऑडिट पढ़नी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो रात को रोज सोने के पहले लेक्चर देख लो या खुद से पढ़ लो, ऑडिट से रोज करना, आपको टच नहीं छोड़ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये कुछ स्पेशल चीजें आपको रखनी पड़ेगी ध्यान में। और आप चाहो तो एक ट्रिक का रजिस्टर भी बना लो, मैं बच्चों को प्रीफर करता हूं ट्रिक रजिस्टर। जिस भी ट्रिक से आपने याद करा है, मेरे से क्लासेस लिए तो मैंने बहुत सारी ट्रिक दी है, तो उन सबको एक रजिस्टर में लिख लो, जब भी फ्री टाइम हो वो ट्रिक रिवाइज कर लो, ताकि ऑडिट याद हो जाएगी। ट्रिक याद करो, ट्रिक याद कर लो, 15-20 मिनट मिले 2-4 ट्रिक देख लो, 15-20 मिनट मिले 2-4 ट्रिक देख लो, ताकि याद होगी चीज, ठीक है। ये आप कर लेना, मैंने भी मेरे एग्जाम टाइम पे यही करा। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। देखो वैसे तो सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है, सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर फिर भी मैं स्पेसिफिकली बात करूं स्टैंडर्ड ऑडिटिंग की, कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली बात करूं तो सर ये वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग नहीं छोड़ने सर, आईसीआई बोलता है 50 मार्क्स के आईसीआई पूछेगा, पर हालांकि आईसीआई 55 मार्क्स के भी आजकल पूछ रहा है, लगभग आईसीआई आजकल 55 मार्क्स के पूछ रहा है। मतलब
सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, ऐसे 800, ऐसे ही SRS, SRE 700 की पूरी सीरीज वगैरह सब मिलाकर 55 मार्क्स पूछ रहा है। तो भाई ये सारे नहीं छोड़ने। उसमें भी स्पेसिफिकली ये वाला ऐसे ही 5 मार्क्स का पूछ रहा है, ऐसे 700 भी अच्छे खासा कवरेज पूछता है, और ये सब मिला के 800 ऐसे ही SRS वगैरह मिला के 10 से 15 मार्क्स का पूछता है इसे। तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर ये स्टैंडर्ड नोटिंग वगैरह चैप्टर 1 से 11 बहुत अच्छे से कर लेना, 55 मार्क्स आपके यहीं पे आ जाएंगे, लगभग 50 से 55 मार्क्स है, लगभग ऐसे। फिर सर ये हो गया आपका ए कैटेगरी टॉपिक। फिर दूसरा सर प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स 20 मार्क्स का आता है। तो अगर आपने ये 50 मान लो, चलो इसको 50 ही मान लो, 50 प्लस 20 मार्क्स, 70 मार्क्स की ऑडिट आपकी यहाँ पे ही कवर हो गई। ये भी ए कैटेगरी है, 70 मार्क्स की ऑडिट आपकी यही कवर हो गई। तो अब आपको बेसिक समझ तो आपको यही जाना चाहिए कि भाई अगर हमने इनको अच्छे से कर लिया, पूरा डिटेल में इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, इनकी मैं आपको डिटेल लेक्चर, प्रोफेशनल एथिक्स का डिटेल लेक्चर बिल्कुल आप वो देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको उसमें। उसके बाद आपको 110% प्रोफेशनल एथिक्स में क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता, गारंटी बोल रहा हूं। 8 घंटे का लेक्चर होगा, मेरा यूट्यूब पे पड़ा होगा प्रोफेशनल एथिक्स का 8 घंटे का लेक्चर, वो देख लो, गारंटीड बोल रहा हूं। उसके नोट्स भी मैं आपको फ्री में शेयर कर दूंगा, 7-8 घंटे का, सब क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट अपन ने करा दिए थे उसमें, ठीक है। खुद से कर सको तो भी अच्छा है। अब उसके अंदर सर आपको शेड्यूल्स भी करने हैं, काउंसिल की गाइडलाइन भी करनी है, स्टार्टिंग सेक्शन भी करने। प्रोफेशनल एथिक्स के 3 पार्ट है, शेड्यूल, काउंसिल, गाइडलाइन, स्टार्टिंग सेक्शन, सब करने पड़ेंगे। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया बिल्कुल डिटेल में, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, क्वेश्चन बैंक भी, कॉन्सेप्ट भी, इनको बिल्कुल अच्छे से, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, तो भाई मजा ही आ जाएगा। इंक्लूडिंग कारो को भी इसमें मिला लो, 5 मार्क्स का ऐसे ही कारो भी पूछता है। तो सर 75 मार्क्स हो गए, इन तीनों को मिला के 75 मार्क्स हो गए। इनमें अगर आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज ना करो, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन भी, सब कुछ कर लो, और ऐसे कहीं से भी पूछ लेता है, 75 मार्क्स। अब सर बचा क्या है सर, मतलब 25 मार्क्स बचे अब आपके गिनती के, अब बस हो गया। अब वैसे तो मैं कभी नहीं बोलता कुछ छोड़ो, पर फिर भी अब अगर आपको इनमें लग रहा है, जैसे ESG SGG का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना फिक्स होता है, तो मैं इसको बी कैटेगरी दे रहा हूँ, ठीक है। बैंक ऑडिट, NBFC ऑडिट मिला के बी कैटेगरी होता है, 6 से 10 मार्क्स आना फिक्स होता है, 6 से 10 मार्क्स आना फिक्स होता है। तो ESG SGG ऑडिट आप अच्छे से कर लेना, वरना मैं भी बताऊंगा इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मतलब बताऊंगा मेरे को अभी। ए कैटेगरी वाले में तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, बी कैटेगरी में कुछ चाहो तो कुछ इररिलेवेंट चीजें छोड़ सकते हो, तो मेरी इररिलेवेंट चीजें छोड़ देना, और मेनली क्वेश्चन बैंक पे ध्यान दे देना। बैंक NBFC ऑडिट के अंदर भी जो इररिलेवेंट चीजें वो छोड़ देना। पर सर इसके अंदर ध्यान रखना, जो इनमें अमेंडमेंट आया था ना बैंक ऑडिट में, SLR CRR वाला क्वेश्चन है, वो आ सकता है, SLR CRR रिक्वायरमेंट। NBFC में टायर 1 टायर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टायर 1 टायर 2 कैपिटल निकालना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत अच्छे से कर लेना। तो 5 मार्क्स ये, 6 से 10 मार्क्स ये, बस हो गया सर, बस हो गया। अब बस आप चाहो तो रिमेनिंग वालों को, रिमेनिंग चैप्टर्स को बस जल्दी जल्दी रीड मार लो, जल्दी जल्दी रीड मार लो, और क्वेश्चन बैंक याद कर लो, क्वेश्चन बैंक याद कर लो, जल्दी जल्दी एक बार रीड मारो, मतलब छोड़ना नहीं, जल्दी जल्दी रीड मारो और क्वेश्चन बैंक याद कर लो, बात खत्म। जल्दी जल्दी रीड मारो और क्वेश्चन बैंक याद कर लो, बस इतना कर लो, जल्दी जल्दी रीड मार के क्वेश्चन बैंक याद कर लेना, ठीक है, बस आप इतना कर लो, ठीक है। क्योंकि अब डिजिटल ऑडिट से फिक्स होता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आना फिक्स होता ही होता है, ठीक है। और ड्यू डिलीजेंस इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में से इनमें से एक क्वेश्चन आता है, वो 5 मार्क्स का आता है, कोई भी कभी भी एक आ जाता है। पर डिजिटल ऑडिट क्या होता है, बहुत बड़ा है, 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा क्वेश्चन, पर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको सी कैटेगरी डाला, ये सब सी कैटेगरी है। ये क्योंकि भाई डिजिटल ऑडिट इतना बड़ा चैप्टर है, तुम 5 मार्क्स के चक्कर में इतना बड़ा करो। देखो करना चाहो तो मेरी यूट्यूब पे डिटेल लेक्चर भी अवेलेबल है, फ्री फास्ट ट्रैक बेस भी अवेलेबल है, मैराथन भी अवेलेबल है, 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे में, 1.5-1.5 घंटे में, हर तरह से मैंने कवर करा रखा है 100%। करना चाहो तो कर लो, पहली प्रीफरेंस यही रखना, पूरा 100% कवर कर लो। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे देता हूं। इन सब में जो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा, इन सब में अभी दे रहा हूं, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट को, बस और कुछ मत करना, बस और कुछ मत करना, चल जाएगा, ठीक है। मतलब पहले कोशिश ये करो कि पूरा करो, नहीं हो पा रहा पूरा तो इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट। इंटरनल ऑडिट सबसे एंड में कर लेना। और सर एक वो नहीं होता चैप्टर 3 का एक इंटरनल कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क असेसमेंट वाला, उसका जो इंटरनल कंट्रोल और रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट है, उससे आईसीए ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा सीए फाइनल में, उसको तुम कट कर लो, जितना जल्दी हो सके, एंड में जितना जल्दी हो सके उसको बाद में कर लेना, बिल्कुल बाद में, ठीक है। तो सर ये एसेस, प्रोफेशनल एथिक्स, कारो, ये हो गए ए कैटेगरी, इनमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बैंक सब करना है। फिर ईएसजी ऑडिट और बैंक ऑडिट, सर ये वाला ठीक है, बी कैटेगरी वाला, इसको ठीक ठाक लेवल पे कर लो, कुछ कुछ चीजें छोड़नी हो तो छोड़ देना। सी कैटेगरी में सर जल्दी जल्दी रीड मार लो सब कुछ और क्वेश्चन बैंक याद कर लो, जल्दी जल्दी रीड मार लो, क्वेश्चन बैंक याद कर लो, ठीक है। चलो अब सर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को कंफ्यूजन लगते हैं, ऐसे 800 ऐसे ही एसआरएस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो मैं बोल रहा हूँ बाकी छोड़ना नहीं है, बाकी रीड करने, अच्छे से रीड करने, पर इन सबको अच्छे से याद करने। स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं आपको शेयर भी कर दूंगा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे 800 ऐसे ही एसआरएस के, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये भी ले लो,
ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ठीक है। सेम सर ये सी एस डी के भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये डिजिटल के इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, और इसके अलावा भी बाकी रिमेनिंग चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब सर कुछ मिस्टेक्स से आपको अवॉइड करनी है, बस कुछ चीज़ जल्दी देख लो, फिर सब हो गया। टाइम टेबल बना के चलना, कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी इग्नोर मत करना, एबीसी एनालिसिस अब ज़्यादा नहीं चलता, मैंने आपको बोल दिया था, मतलब सी कैटेगरी को बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, छोड़ना नहीं है। सी कैटेगरी अगर आपको लग भी रहा है तो उसको जल्दी जल्दी कवर करो और केवल क्वेश्चन बैंक कर लो, मतलब जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट पढ़े और क्वेश्चन बैंक अच्छे से करा, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट करे और क्वेश्चन बैंक अच्छे से करा। सी कैटेगरी में ये करना, ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ के चले जाओ। मिस्टेक रजिस्टर बना के चलना, वर्किंग नोट आईसी के हिसाब से होना चाहिए, एमटीपी वगैरह देना पड़ेगा, मेमोरी टेक्निक बना के चलना थ्योरी सब्जेक्ट में, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ये बेसिक चीज, ठीक है सर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी पूरा। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।